आज का टॉपिक हमारे इतिहास के कुछ ऐसे इवेंट्स पर बेस्ड है जिसने न जाने पृथ्वी की कितनी लाख प्रजातियों को एक झटके में खत्म कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास एक्सटिंक्शन की। ऐसे इवेंट्स जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचा दिया और करोड़ों जीवों को मौत की नींद सुला दिया। आज हमारी पृथ्वी पर 87 लाख स्पीशीज मौजूद हैं। बहुत वक्त पहले साइंटिस्ट्स के मन में एक सवाल आया कि क्या हमारी पृथ्वी पर हमेशा से इतनी ही स्पीशीज मौजूद थीं जितनी आज हमारे सामने हैं? जाहिर है नहीं। पृथ्वी के 400 करोड़ साल के इतिहास में इतनी कम स्पीशीज जन्म ले ही नहीं सकती। जरूर ही एक समय यहाँ मौजूद स्पीशीज की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी स्पीशीज गई कहाँ? एक बहुत जीनियस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इसका जवाब देते हुए अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज समय के साथ खत्म होती चली गईं। डार्विन ने कहा कि जब जब किसी पेरेंट से बच्चे का जन्म होता है तो उसका डीएनए अपने पेरेंट से 100% मैच नहीं होता, बल्कि इसमें छोटी मोटी गलतियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हर बच्चे की प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से थोड़ी अलग होती है। अब अगर यह प्रॉपर्टीज उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है तो वह अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को झेल सकता है और जनरेशन आगे बढ़ा सकता है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया 5 बैक्टीरियाज को जन्म देता है तो उन सब की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी अलग होगी। अब अगर इनमें से किसी बैक्टीरिया के पास गर्मी को झेलने की कैपेबिलिटी है तो वह भविष्य की ग्लोबल वार्मिंग को बर्दाश्त कर सकता है और जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, जबकि बाकी 4 बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि पृथ्वी के इतिहास में इसी तरह इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के चलते बहुत सी स्पीशीज खत्म होती चली गई होंगी और केवल वही बच पाई जो पृथ्वी के एनवायरनमेंट के चेंजेस को झेल सकी। लेकिन कई वैज्ञानिक इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन के बावजूद भी यहाँ बहुत सारी स्पीशीज को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी कोई बड़ा फैक्टर था जिसने बहुत सी स्पीशीज को खत्म कर दिया। यह फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि मास एक्सटिंक्शन ही था। किसी समय पृथ्वी पर इतनी ज्यादा प्रजातियां और स्पीशीज रहा करती थीं कि हम उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब जब कोई मास एक्सटिंक्शन हुआ है तब तब पृथ्वी पर 80% से भी ज्यादा स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और आज इतने सारे महाविनाशों को झेलने के बाद हमारी पृथ्वी केवल 87 लाख प्रजातियों को अपने गर्भ में जीवित रख पाई है। वैज्ञानिकों ने जितना पृथ्वी की सतह को खंगाला है उससे पता चला है कि पृथ्वी ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस का सामना किया है और छोटे मास एक्सटिंक्शंस का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हो सकता है कुल मिलाकर यहाँ पर 21-22 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हों, लेकिन उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं। खैर, हम इस वीडियो में केवल उन 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लगभग पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान ही मिटा दिया था। खैर, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओर्डोविशियन साइलोरियन एक्सटिंक्शन। ओर्डोविशियन साइलोरियन मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 44 करोड़ साल पहले हुआ था और ये बहुत भयंकर विनाश लेकर आया था। 5 मास एक्सटिंक्शंस में से ये दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। आप जानते ही होंगे कि आज से कई करोड़ साल पहले जमीन अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में ना होकर एक बड़े से लैंड मास के रूप में थी। कहने का मतलब है कि आज हम देखते हैं कि जमीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में मौजूद है। लेकिन आज से कई करोड़ साल पहले यह टुकड़े अलग अलग ना होकर एक बड़े से लैंड मास के रूप में थे जिसका नाम था गोंडवाना आइलैंड। गोंडवाना का जो हिस्सा आज नॉर्थ और साउथ अमेरिका के रूप में दिखता है, वहीं से मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई थी। हुआ ये था कि 44 करोड़ साल पहले कुछ क्लाइमेटिक और ऑर्बिटल चेंजेस के चलते नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जमीन के पास मौजूद समुद्र में बर्फ जमना शुरू हो गई और यह बर्फ धीरे धीरे पूरे समुद्र में जमने लगी। उस वक्त पृथ्वी जिस कंडीशन में सूरज के चारों ओर रिवॉल्व कर रही थी, उससे यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा था और यह जमती हुई बर्फ इस टेम्परेचर को और भी गिरा रही थी। देखते ही देखते पृथ्वी के लगभग सारे ओशंस बर्फ से ढक चुके थे और उनके नीचे रहने वाले पानी के जीव मरने लगे थे। जैसे जैसे पानी बर्फ में जमता जा रहा था, उसमें से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बाहर एटमॉस्फेयर में आने लगी थी, जिसके कारण
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लगा था। अब जैसा कि हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रखती थी, लेकिन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ही कम हो गई तो पृथ्वी का टेम्परेचर और भी गिरने लगा। और ये कैसा वक्त आया जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ का गोला बन गई थी। ये आइस एज की शुरुआत थी जो कई हजारों सालों तक चला था। इसके बाद जब पृथ्वी का ऑर्बिट सही कंडीशन में आया तब सूरज ने यहाँ जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर जमी सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल वापस से नॉर्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बचे जीवों में भी काफी सारे मारे गए। इसमें पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जीवों का एक बहुत बड़ी तादाद में सफाया हो गया। लगभग 85% स्पीशीज खत्म हो गई थी। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन के बाद यही सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था, जिसमें ब्राकियोपॉड, ब्रायोजोअन, कोनोडोंट, कोरल्स जैसी की फैमिलीज मारी गई। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस में लाने लगी और यहाँ पर इवोल्यूशन की वजह से वापस से नई नई प्रजातियां पनपने लगी। लेकिन तभी आरंभ हुआ एक दूसरे मास एक्सटिंक्शन का, लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शंस। यह मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 37 करोड़ साल पहले हुआ था और 2.5 करोड़ साल तक चला था। इसमें पृथ्वी की लगभग 70% लाइफ खत्म हो गई थी और इस मास एक्सटिंक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मरीन लाइफ का, यानी पानी में रहने वाली जीवों का। यह एक्सटेंशन एक झटके में नहीं बल्कि कई फेजेज में हुआ था। जहां तक हमें जानकारी है इसमें 3 बार स्पीशीज का सफाया हो चुका है, गिवेशियन, फ्रांसनियन और फेमिनियन मास एक्सटिंक्शन, जिन्होंने समुद्र में रहने वाले जीवों का इकोसिस्टम ही ध्वस्त कर दिया था। ब्राकियोपॉड, ट्राइलोबाइट्स जैसी फैमिलीज को इस मास एक्सटिंक्शन का नुकसान उठाना पड़ा था। जॉलेस फिश और कोरल लीफ्स तो मान लो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सी लेवल में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग जैसी कंडीशन बन गई थी और कई बार पृथ्वी को बर्फ का भी सामना करना पड़ा। ग्लोबल कूलिंग की वजह से पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल भी कई बार गिरा था, जिसकी वजह से मरीन लाइफ लगभग अपने अंत की तरफ पहुंच गई थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी दौरान कई कॉमेट अटैक्स भी हुए थे, जिन्होंने खुद तो नुकसान पहुंचाया ही और साथ में समुद्र के अंदर के ज्वालामुखियों को भी एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से भूकंप, सुनामी और बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। आखिरकार 35 करोड़ साल पहले तक यह मास एक्सटिंक्शन भी खत्म हुआ। इसके बाद 10 करोड़ साल तक पृथ्वी ने चैन की सांस ली और यहाँ मौजूद लाइफ को अच्छा टाइम मिल गया अपने आप को रिकवर करने के लिए। लेकिन इसके बाद कुछ बड़ा आने वाला था, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ये मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले आया था, जो पृथ्वी के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर मास एक्सटिंक्शन था, जिसने पूरी पृथ्वी से लाइफ का नामो निशान ही मिटा दिया था, क्योंकि इसमें 96% स्पीशीज का खात्मा हो गया था। सबसे पहले साइबेरिया के आसपास के कुछ ज्वालामुखियों के फटने की वजह से उनमें से बहुत सा कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसेस निकली। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में लावा भी बाहर निकला था, जो अपने आसपास की हर चीज को जलाता चला गया। आपको बता दूं कि बहुत सारे ज्वालामुखी फटे थे, जिनसे कई महीनों तक लावा बाहर आता रहा। इस लावा की वजह से आसपास के जंगलों में भी भयानक आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलती चली जा रही थी। साइबेरिया के जंगल इतने बड़े थे कि वहां बहुत लंबे समय तक आग फैलती रही और उसने एक विकराल रूप ले लिया। ये आग उस वक्त मौजूद कोल डिपॉजिट्स में भी फैल गई, जिसकी वजह से ये और भी प्रचंड होती चली गई। जंगल इतनी बड़ी मात्रा में जल रहे थे कि उनसे उठने वाला धुआं बहुत बड़े एरिया में फैल गया और कई जानवरों की जान चली गई। जलते हुए कोयले की खदानों से निकली जहरीली गैसें जैसे मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलना शुरू हो गई, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भर गया था। जमीन पर रहने वाले कई जानवरों की जान इसी में चली गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इस गैस की वजह से बड़ी लेवल पर एसिड रेन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से समुद्रों में मौजूद पानी का एसिडिक लेवल काफी बढ़ गया था। अब जाहिर है इस एसिड ने मरीन लाइफ का क्या हाल किया होगा। इन लाखों सालों में कई जगह बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से बहुत से जंगल जलकर खाक हो गए। ज्यादातर जानवर घने जंगलों में ही रहते थे और इसीलिए वो सब मारे गए। ज्वालामुखियों के इस तरह फटने का सिलसिला केवल जमीन के बाहर नहीं
समुद्र के अंदर भी चल रहा था, जिससे सुनामी और चक्रवाती तूफान तो आते ही रहते थे। पिछले 10 करोड़ सालों में आर्थ्रोपॉड, ट्राइलोबाइट्स जैसी जो फैमिलीज अच्छे से डेवलप हो चुकी थीं और जिनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये सभी इस मास एक्सटेंशन में पूरी तरह से मारी गई। आप समझ सकते हैं कि जिन स्पीशीज की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में फैली थी, उसका एक एक जीव इस मास एक्सटेंशन में मारा गया। इसमें 81% मरीन लाइफ और 70% टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी जमीन पर रहने वाले जीव मारे गए थे, जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। इस वक्त तक पृथ्वी पर बड़े जीव नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस मास एक्सटेंशन ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस मास एक्सटेंशन के बाद इकोसिस्टम को वापस ट्रैक पर आने में बहुत लंबा समय लगा और इसी समय यहाँ बची हुई स्पीशीज से डायनासोर्स का भी आगमन शुरू हो चुका था। ट्रायसिक जुरैसिक एक्सटिंक्शन। पृथ्वी के इतिहास में बसा ट्रायसिक जुरैसिक एक और भयंकर मास एक्सटिंक्शन था, जो आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था। इस मास एक्सटेंशन में भी 75% स्पीशीज मारी गई थी, जिसमें से 55% केवल पानी में रहने वाले यानी मरीन लाइफ थी। दोस्तों, लगभग हर एक्सटिंक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान मरीन लाइफ को ही झेलना पड़ा है और इसका कारण यही है कि ज्यादातर मास एक्सटिंक्शन सी लेवल में बदलाव होने के कारण होते हैं। और तो और जब क्लाइमेट चेंज होता है, यानी जब पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग का सामना करती है, तो इसका असर भी सबसे ज्यादा समुद्रों पर ही पड़ता है। ज्वालामुखियों के फटने से जो जहरीली गैस बाहर निकलती है, वो भी बारिश के साथ मिलकर समुद्र के पानी को एसिडिक बना देती है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हर बार ज्यादातर मरीन लाइफ खत्म हो जाती है। इस मास एक्सटेंशन में भी यही हुआ था। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सी लेवल में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था, जिससे पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त होने लगा था। छोटे छोटे तालाब, झीलें सूखने लगी थीं, पानी का अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाले जीव प्यासे मर रहे थे। पेड़ पौधे भी सूखते चले जा रहे थे, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल डगमगाने लगा था। जमीन पर रहने वाले बड़े जीव जैसे आर्कोसॉर्स, थेरेप्सिड्स और बड़े एम्फीबियंस बहुत बड़ी तादाद में मौत के घाट उतर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उसी वक्त यहाँ पर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट भी हुआ था, जिसने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। इसी वक्त सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी कि CAMP के आसपास पहाड़ों में सैकड़ों की संख्या में ज्वालामुखी भी फटे, जिनसे निकली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेज ने वातावरण में जहर घोल दिया। इग्नियस रॉक से निकलता लावा भी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा था। एटमॉस्फेयर में मौजूद जहरीली गैसेज ने एसिड रेन को भी बुलावा दे दिया, जिससे समुद्रों का पानी एक बार फिर से एसिड से भर गया। हालांकि इस मास एक्सटेंशन ने डायनासोर्स को इस पृथ्वी पर राज करने का रास्ता क्लियर कर दिया। उस वक्त डायनासोर्स बस पनपना शुरू ही हुए थे और यह बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये इस मास एक्सटेंशन में बच गए और पृथ्वी के लगभग सभी बड़े जीव जंतु मारे गए। मतलब अब डायनासोर्स को डेवलप होने से रोकने वाला कोई नहीं था, और ऐसा हुआ भी। डायनासोर्स को बहुत अच्छा समय मिल गया डेवलप होने के लिए और उन्होंने आराम से करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज भी किया। लेकिन तभी आया आखिरी मास एक्सटिंक्शन, जिसने इनका खेल भी खत्म कर दिया। क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स के लगभग 13 करोड़ साल के राज के बाद आया क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये वही इंसिडेंट है जिसमें एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था और जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हो गया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एक भयंकर एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए इससे टकरा गया। यह वहीं टकराया था जहां आज की तारीख में गल्फ ऑफ मैक्सिको है और वहां पर इसने 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा कर दिया था। ये बहुत भयंकर टक्कर थी जिसने पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया था। जहां यह एस्टेरॉयड टकराया था उसके आसपास के 1000 किलोमीटर के एरिया को तो इसने तुरंत ही साफ कर दिया। वहां के जंगलों में जो जानवर, पक्षी, जितने भी जीव थे उन्हें तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और वे राख में बदल गए। यह टक्कर 10 एटम बम के एक साथ फटने से भी ज्यादा भयंकर थी। लेकिन ये तो अभी केवल शुरुआत है।
इस टक्कर से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स भी डगमगाने लगी थी, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर जगह जगह बहुत प्रचंड ज्वालामुखी फटने लगे थे। समुद्र के अंदर ज्वालामुखियों के फटने से बहुत भयंकर सुनामी आने वाली थी। डेक्कन ट्रैप में तो इन ज्वालामुखियों ने बहुत सारी जिंदगी खत्म कर दी, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकला था। भूकंप, बवंडर और बाकी प्राकृतिक आपदाएं तो पृथ्वी के लगभग हर कोने में शुरू हो चुकी थीं। यहाँ पर इतने ज्यादा ज्वालामुखी फटे थे कि उनसे निकली गैसेस ने पूरे एटमॉस्फेयर को ढक लिया और सैकड़ों सालों के लिए पृथ्वी अंधेरे में चली गई। 20 से 22 किलोग्राम से ज्यादा भारी सभी जीव एक झटके में खत्म हो गए और जाहिर है कि यही डायनासोर का अंत समय भी था। लेकिन डायनासोर्स के साथ साथ इस मास एक्सटिंक्शन में टेट्रापॉड फैमिलीज, मैमल्स, बर्ड्स, शार्क्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्लोरा की बहुत सारी स्पीशीज भी खत्म हो गई, जो पृथ्वी के इकोसिस्टम में लगभग 78% जीवों का खात्मा है। केवल सी टर्टल्स, क्रोकोडाइलियंस और इंसेक्ट्स की कुछ स्पीशीज ही बच पाईं, जो इस जिंदगी को आगे ले जाने वाली थीं। इस मास एक्सटिंक्शन का असर लगभग 10,000 साल तक रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी अपने आप को संभालने लगी और धीरे धीरे इस मास एक्सटिंक्शन के लगभग 5.5 करोड़ साल बाद इस पृथ्वी पर इंसानों का डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसके बाद की सारी कहानी तो आप जानते ही हैं। अगर यह मास एक्सटिंक्शन ना हुआ होता तो इंसान इस पृथ्वी पर कभी ना आ पाते और यहाँ आज भी डायनासोर्स का ही राज चल रहा होता। खैर, यह तो थे पृथ्वी के 5 सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में 6वां मास एक्सटिंक्शन भी होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है होलोसीन मास एक्सटिंक्शन। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यह अगला मास एक्सटिंक्शन प्रकृति की वजह से नहीं, बल्कि हम इंसानों की बेवकूफियों की वजह से ही होगा। हम बिना सोचे समझे धरती के रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे महाविनाशकारी हथियार बना रहे हैं, यह जानते हुए कि वो खुद हम इंसानों और यहाँ की लाइफ के लिए कितने ज्यादा घातक हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में हमारी ही किसी गलती के कारण हमें एक बड़े मास एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।